सब स्टेज क्लियर कराओ पीछे से पीछे जाओ। बैठ जाइए बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा अनुशासन से बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। राहुल गांधी जी, गुरदीप सिंह सप्पल जी, राजीव शुक्ला जी, राजू सर, राजेश लिलोथिया जी, जस्टिस ईश्वरैया जी, समृद्ध भारत के ट्रस्टीज और एडवाइजर्स डॉक्टर सईदा हमीद, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, कांचालया सर, गणेश देवी जी, अनिल जयहिंद यादव जी, सुभाषिनी यादव जी, और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेशनल। चुनाव की गर्मी में राहुल जी यहाँ आए हैं, ये उनके लिए ये उनका इस कॉज के लिए कमिटमेंट दिखाता है। राहुल जी यहाँ आज सुबह से लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। 6-7 हम लोगों ने पैनल डिस्कशंस किए हैं जो देश में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्या देश गुजर रही है उसके ऊपर। और मैं आपको मुझे बहुत खुशी होती है कि ये कहते हुए कि पूरा ऑडियंस यहाँ बरकरार रहा है, सिर्फ आपको सुनने के लिए ये लोग आए हैं। और दूर दूर से, सिर्फ चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब से नहीं, कुछ लोग जम्मू से भी आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सब अपने उस पे आए हैं। राहुल जी और हमारे जो यहाँ साथी है उनके लिए बस ये जो आज के जो पैनल डिस्कशंस हुए उसका एक छोटा सा सारांश मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आज जो हमारे कुछ नियम और मूल्य है, विधि के नियम जो हमारे रग रग में बसे हैं, सामाजिक ऐसे ही एक नियम है जो सामाजिक नियम बन चुका है, जो पिछले कई 75 सालों से हम लोग उसका लागू कर रहे हैं, वो है बंधुत्व का, जिसको गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मैत्री कहा था, जो उपनिषद में उसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और जिसको आम भाषा में हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। बंधुत्व का आधार करुणा, गरिमा और समता है। इसीलिए हमने आज सारे जो पैनल डिस्कशंस किए हैं ये बंधुत्व, करुणा, गरिमा और समता पे किए हैं, क्योंकि इतने सारे समुदाय, इतने सारे प्रांत और इतनी सारी विविधताओं को एकजुट बनाए रखना और कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करना, इसके लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। और एक और नियम जो है, जो पिछले 75 सालों में हर सरकार ने इसका पालन किया है, वो ये है कि सरकार इतनी सारी विविधताओं के बीच निष्पक्ष रहेगा और सबको बराबरी का अवसर देगा। ये दोनों मूल्यों का पालन ही भारत की प्रबुद्धि, समृद्धि और उन्नति का राज है। लेकिन आज हम सब जानते हैं, इतने सारे पैनल डिस्कशंस हुए हैं, सबने इसका एक अपने अपने तरीके से इसका वर्णन किया है। देश के अन्य समुदायों को आज बांटा जा रहा है, पूरे चुनाव में बंटवारा होता रहा है, प्रांतों के बीच द्वेष की भावनाएं प्रकट की जा रही है, प्रोत्साहित की जा रही है। जो कल्याण की योजनाएं जो पिछले 75 सालों में लागू किए थे, खास करके दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, नोमैडिक ट्राइब्स और अल्पसंख्यकों के लिए, उन्हें नष्ट किया जा रहा है और सरकार जवाबदेही से बार बार बचती है। तो ये सिर्फ संस्थागत और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं, बल्कि उनका राजधर्म का उल्लंघन है और हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान के ऊपर वार किए जा रहे हैं। जो आज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से देश गुजर रहा है, उसके लिए ये साफ है, उससे ये साफ है कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ एक नए संसद के लिए नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के लिए है, उसको बरकरार रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। अगर देश को हमने वापस प्रगति के पथ पर लाना है तो हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हम सबकी बात संवेदनशीलता सुने, जो हमारे आकांक्षाएं, हमारे सपने हैं उनको साकार करे और जो हमें जोड़कर देश को नई ऊंचाई तक ले जाए। आज कोई शक नहीं है, ना मुझे, ना आपको, ना देश भर में जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं, आज किसी को शक नहीं है कि इस मिशन का शीर्ष सेनापति कौन है,
जिस मार्ग पर गांधी जी, पंडित नेहरू, बाबा साहेब फूले जी, कबीर और रविदास जी चले थे, राहुल गांधी आज उस पथ पर चल रहे हैं। ये बिल्कुल ही राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि लोक नीति और देश नीति कर रहे हैं। और ये इनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको हम प्रोत्साहन दें, उनका हम लोग बल बनाए हैं। इसीलिए हम लोग ये संविधान सम्मेलन कर रहे जा रहे हैं। मैं अपने इसी दोनों शब्द से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर गणेश देवी जी यहां आए और अपने मंच पर दो अपने शब्द कहे। सर। राहुल जी, मंच पे उपस्थित सभी और बहनों, भाइयों, दोस्तों, मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ राहुल जी को सुनने के लिए आए हैं, और इसलिए मैं केवल 3 वाक्य बोलना चाहता हूं और मेरी बात पूरी करूंगा। इस देश में पिछले 200-300 साल में कुछ बहुत महत्व के डिबेट्स हुए। 18वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के आरंभ में एक डिबेट हुआ था। उसको इतिहासकार सनातन वर्सेस नूतन इस नाम से जानते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति थे। और उस डिबेट में सनातन को छोड़ के, सनातन का अर्थ वेद और उपनिषद नहीं है, एक मोरिबन ट्रेडिशन जिसमें असमानता वाला समाज था, वो छोड़ के नूतन के तरफ जाने का इस देश के लोगों ने निर्णय किया था 200 साल पहले। दूसरा डिबेट इस देश में हुआ था, जिसका आरंभ लगभग 1880 से हुआ और 1940 तक उसका अंत आया था। वो डिबेट था, इस देश जब यह आजाद होगा, नागरिक कौन होगी। तो एक पक्ष बोल रहा था, ये जिसकी भूमि है, पितृभूमि, उनकी पुण्य भूमि भी होनी चाहिए, उनका धर्म भी यहां पैदा होना। लेकिन उसका पराभव हुआ और इस देश में स्वीकारा कि इस देश में जो भी लोग हैं, जिस दिन संविधान मिला, 26 जनवरी 1950 के दिन जब यह गणराज्य बना, उस दिन जो भी लोग यहां हैं वो सभी नागरिक हो गए। दूसरा डिबेट था, देश ने नागरिकत्व क्या हो यह स्वीकारा था, तय किया था। और तीसरा डिबेट हुआ था, जो राष्ट्र की कल्पना है वो कैसे हो, जर्मनी, इटली जैसी भूमि को लेके हो या लोगों को लेके हो। और उसका निर्णय संविधान ने किया कि ये रिपब्लिक होगा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे समाजों का मिलकर राष्ट्र बनाए। 3 महत्व के डिबेट है, और जिसमें नूतनता, नया बनाना, जिसमें फ्रेंच राज्य क्रांति के वैल्यूज राजू जी ने मेंशन किया था, वो समानता वाला समाज। दूसरा, जो भी यहां है वो नागरिक, उसको स्वीकारा जाए, उसको शामिल किया जाए, सम्मिलित किया जाए। और तीसरा डिबेट था कि ये फेडरेशन होगा, कोई एक नेता वाला एक कोई राष्ट्र, कोई राजा का राज्य नहीं होगा। ये तीनों डिबेट में जो देश ने मुद्दे पीछे छोड़े थे, उसको इकट्ठा करके पिछले 10 साल में इस राष्ट्र का चेहरा बदलने की कोशिश हुई। और ये तीनों मुद्दे इस देश के प्रजा ने पीछे छोड़े थे, वो फिर से उकर के, फिर से जमीन से निकाल के हमारे माथे थोपने की कोशिश हुई। वो टालने के लिए और हमें पीछे लेके आगे जाने के लिए, आगे टू टेक अस फॉरवर्ड बाय टेकिंग अस बैकवर्ड, ये सब बंद करने के लिए जो अथक प्रयत्न राहुल गांधी जी ने किए हैं और उनके साथियों ने किए, उसको मैं केवल सलाम कहूं तो सफिशिएंट नहीं है।
वो इस यहां उपस्थित है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन इतिहास में ये लिखा जाएगा। मेरा समय पूरा हुआ है, लेकिन आधा मिनट मैं लेना चाहता हूं। सप्पल जी ने कहा था 2 मिनट। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, तो वर्धा, उसके 1 महीने पहले वर्धा में मीटिंग हुई थी। वहां 4 रेजोल्यूशंस गांधी ने किए थे, महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने। और वो जो 4 रेजोल्यूशंस थे, उस मैं सभी रेजोल्यूशंस नहीं कहना चाहता हूं, उसका जो स्पिरिट था क्विट इंडिया मूवमेंट के 4 वर्धा में, ये अगस्त में मूवमेंट शुरू हुई ऐसा माना, जुलाई में ये मीटिंग हुई थी। उसका स्पिरिट इस व्यक्ति के जिंदगी में, सोच में और व्यवहार में मैं देख रहा हूं। और इसलिए मेरा जन्म हुआ उसी साल में, इस देश को संविधान मिला 1950। मैं सोच रहा था कि शायद मेरे मरने के पहले इस देश को फिर से वो स्पिरिट जागरूक होते हुए मैं देखूंगा। तो मुझे बड़ी आशा है, बदलाव हो चुका है, आ रहा है नहीं, बदलाव हो चुका है। बदल गया है, बदल गया है। अब हमारी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी लेके आगे चलेंगे। वी विल ऑल बी विथ यू, because you are not a person, you are the voice of all of us. Thank you. थैंक यू डॉक्टर देवी। मैं अनिल जयहिंद जी को आमंत्रित करता हूं 2 शब्द कहने के लिए। सर। धन्यवाद सतीश देशपांडे जी। इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, दबे कुचले लोगों और हाशिए पे धकेल दिए गए जो सदियों से लोग थे, उनके दिल की धड़कन हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन सभी महानुभाव, और मेरे सामने इस ऑडियंस में मैं देख रहा हूं तमाम कोने कोने से आए जो संविधान के योद्धा हैं। आप सबको मेरा जय संविधान, जय हिंद। साथियों, हमारे इतिहास की 4 तारीखें स्वर्ण अक्षर से लिखी गई हैं। 31 मार्च 1931, जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें एक प्रस्ताव पास होता है कि देश जब भी आजाद होगा, देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, भाषा के हो, गरीब हो, अमीर हो, साक्षर हो, निरक्षर हो, उन सबको बराबर का सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा। और वो इस देश में तय करेंगे कि इस देश का हुक्मरान कौन होगा। सबको बराबर का वोट का अधिकार होगा और सबकी इक्वल वैल्यू हो गई। देश आजाद होता है 15 अगस्त को। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल आपस में मंत्रणा करते हैं कि जो हमारा संविधान का प्रस्ताव पास हुआ था, अगर उसको जमीन पे उतारना है, धरती पे उतारना है, उसको साकार करना है उस सपने को, तो वो कौन शख्सियत है जिसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और सब तय करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो जो हमारा तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था वो इस संविधान से पूरा हो जाएगा। और वो 26 जनवरी को साथियों लागू हो गया। 75 साल हो चुके हैं और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ियों में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आ चुका है और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि संविधान ने हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, हमारे जीवन को अच्छा किया है, उत्तर किया है, तो आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें कि आज अगर हम इतने आगे हैं तो इस संविधान की वजह से है। और आज इस संविधान पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ जालिम ताकतें जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि सब बराबर हो जाएं, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले,
वो जालिम ताकतें, उनकी गिद्ध दृष्टि इस संविधान पे पड़ चुकी है और वो इस संविधान को नोच नोच के तार तार करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इतिहास और कुदरत इस बात का साक्षी है कि इतिहास में जब जब जितना बड़ा खतरा आता है, इतिहास कुदरत हमें, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर उतना ही बड़ा न्याय योद्धा हमारे बीच में भेज देता है। और आज हमारे बीच में इस बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए जो न्याय योद्धा है, उसका नाम मैं नहीं कहूंगा, आप बोलेंगे। एक बार और जी। तो अब आप सब लोग और देश के, राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम 142 करोड़ जो सच्चे भारतीय हैं, वो इस संविधान की सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना के लिए तैयार है, अपना सर तक कटा सकते हैं। और आज हम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह जी को याद करते हुए, ये उनकी जो एक वाणी होती थी कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो कातिल संविधान के, ये उनके लिए है। और हम सब राहुल जी की रहनुमाई में, इनकी क़यादत में, इनके बहादुर नेतृत्व में, इन्होंने जब से कहा है कि डरो मत, हम सबको एक बबर शेर बना दिया है और हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन संविधान के एक पन्ने पे खरोंच भी नहीं आने देंगे। ये हमारा प्रण है। जय संविधान, जय हिंद। थैंक यू अनिल। जय हिंद सर। मैं जस्टिस ईश्वरैया को आमंत्रित करता हूं सर, प्लीज प्लीज। श्री राहुल गांधी जी, मेरा प्रिय और भाई और बहनों, आज मैं जो बात करना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से जो संविधान सम्मान सम्मेलन आज हम करा है सुबह से 5 सत्रों में, फिर अपने संविधान का पूर्व की स्थिति क्या है वो सत्रों में डिस्कस किया गया है। और संविधान बोलता है हम प्रिपेयर करे सो है हमारे बिहाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होके श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। क्या लिखा है? वी द पीपल रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens social, economic, political justice, equality, liberty and fraternity। माना आज जितने में प्रियम्बल में बोला गया है वो पूरा ही वायलेट किया है। जो अनइक्वल को उन्हें ज्यादा कर दिया है, फ्रीडम खींच लिया है, फ्रेटर्निटी के ऊपर, फिर उन्हें भाईचारे के ऊपर इतना नफरत फैलाया है और नफरत करवाया गया है। जो अपने के ये लोग बीजेपी वाले ने बोलता है, अपने जो कांग्रेस सरकार ने पहली 1951 में जो 15(4) जो बैकवर्ड क्लासेस को, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को जो अपने वेलफेयर कुछ रिजर्वेशंस के वास्ते प्रोविजन किया है। बाद में फिर अपने कांग्रेस गवर्नमेंट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में करवा है। इसके पहले मंडल कमीशन रिपोर्ट ने कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। और हायर एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 15(5) अर्जुन सिंह गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया है। लोकल बॉडीज में रिजर्वेशंस, जो लोकल बॉडीज रिजर्वेशंस कांग्रेस सरकार ने किया है, ऐसा कांग्रेस ने सरकार किया है। अभी जो बीजेपी सरकार ने क्या किया है, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस को एक दिन में लाके उसमें SC ST OBC को निकाल दिया है
और मुस्लिम रिजर्वेशन 1993 से है, इसके पहले स्टेट्स में है, मंडल ने मिलाया है, वो मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द करना चाहते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन 27% में उसमें क्रिमिलेयर लागू करके फिर उसमें खाली 14% इंप्लीमेंट हुआ और 10% में भी फिर उसको दिया है। ऐसा ये फेडरल स्ट्रक्चर है भारत। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट्स ए फेडरल स्ट्रक्चर। वो फेडरलिज्म को खत्म कर दिया है, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, भाईचारे को खत्म कर दिया है। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कांग्रेस सरकार ने किया है वो भी खत्म कर दिया है। उसको मोदी का गारंटी, कितने झूठा आदमी, एक झूठा आदमी 140 करोड़ के ऊपर राज कर रहा है। इतना झूठा आदमी अपने देखो कितना, मैं 2 करोड़ जॉब देता हूं, वो उसका मोदी का गारंटी नहीं दिया है। फिर अपने 14 लाख एक अकाउंट में जमा करता हूं, 14 लाख नहीं किया है, 14 लाख माफ किया है पूंजीपतियों को, और ये देश को डुबा है। फिर बाहर गए, एक भी नहीं लाया है। फिर अपने बेरोजगार बढ़ गया है, कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। अपने पूरा रिसोर्सेस अदानी अंबानी की, जी राहुल जी बोले वैसा खाली थोड़े ही लोगों को दिया है। आज राहुल जी आप जो न्याय अपने सामाजिक न्याय माना, सामाजिक न्याय इज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो सामाजिक न्याय के वास्ते, हिस्सेदारी के वास्ते, जाति जनगणना के वास्ते पूरा जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी में सबको जो हिस्सा, जो भारत सबकी हर एक बड़ा पूंजीपति है तो उसका गूंगे लूंगे पढ़ाई अनपढ़ के सबको इक्वल हिस्सा देता है फैमिली। ये राज्य में भी सबको हिस्सा होना चाहिए, ऐसा हिस्सा की बात करना है। उस वास्ते हम पूरा भारत के करोड़ों को दिल में है, आप सबके प्यारे हैं। आप इतना दुआएं दे रहा है, उस वास्ते आप रात दिन काम कर रहा है। फिर आपके ऊपर अभी भी बोलता, राहुल बोलता हमारे प्रिय राहुल है, हमारे नेता राहुल है। अपने अच्छी दिन आने वाले हैं, वो अच्छी दिन गया, अपने बुरी दिन आ गया। बेटी पढ़ाओ कितनी आश्वासन, पूरी झूठे आश्वासन है। उस वास्ते हम आपके साथ है, कंधे कंधे पे मिला के हम अपने जो सामाजिक न्याय इतने लोग कर रहे हैं। मैं आई एम ए चीफ जस्टिस था, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन मैं फाउंड किया, मैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव ने सोशल रिवोल्यूशन किया है। मैं हरियाणा, पूरा भारत में हमारे स्टेट्स है, हम जिंदगी समर्पण करके सामाजिक न्याय का अपने प्रोटेक्शन करने के वास्ते काम कर रहा है। नमस्कार, जय संविधान, जय भीम। थैंक यू जस्टिस ईश्वरैया। मैं कांचा सर, इफ यू कुड प्लीज मेक योर इंटरवेंशन वेरी ब्रीफली। Friends, on 25th of this month, Punjab and Haryana are going to vote. And in this election, 2 लोग बैटलफील्ड में, जब पहले फेज शुरू हुआ लास्ट फेज तक बैटलफील्ड में है। एक आदमी राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के देश को बता रहे हैं, इसको बचाओ, इसको बचाओ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जो वादा है, जो गारंटी है, वो अपना मैनिफेस्टो में रख दिया है। और दूसरा, मैं एक ओबीसी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी बोल के रिजर्वेशन में प्रधानमंत्री बना, मगर रिजर्वेशन में प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी को कुछ नहीं दिया, पूरा अदानी को दे दिया। क्या अदानी ओबीसी है क्या? बोलिए आप लोग, क्या अदानी ओबीसी है क्या? क्या अदानी कभी हल चलाए क्या? क्या अंबानी क्या ओबीसी है क्या? नहीं, ओबीसी प्रधानमंत्री
ओबीसी प्रधानमंत्री अगर आदिवासी को दिए तो मैं खुशी हूं, अगर ओबीसी प्रधानमंत्री दलितों को दिए तो मैं खुशी हूं, अगर ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी को देना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हमको छोड़ के अदानी को अंबानी को पूरा दिया। ये अच्छा है क्या? आप बोलिए पंजाब और हरियाणा लोग, मैं ये बात आपसे क्यों पूछ रहा हूं? अगर पंजाब और हरियाणा का शूद्र, जाट, वर्कर्स, फार्मर्स कल 25 को अपना हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन लेके वोट को गए, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से हट जाएगा। अब से हम ये रिजॉल्व करके जाएंगे यहां से। मैं तो अब रिजॉल्व कर लिया, एक ओबीसी प्रोफेसर, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वजह से और अंबेडकर के वजह से मैं प्रोफेसर बना, नहीं तो मैं एक शेपर्ड बोल के एक शीप के साथ रहता था, मैं प्रोफेसर बना, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना, मगर मुझे कुछ नहीं दिया और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने के लिए प्लान किया। क्या बोल रहे प्रधानमंत्री जी? नहीं, राहुल जी एक उन लोगों का चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, राहुल जी रेड कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के फिर रहे, वो चाइना का है। अरे यार, इतना सिख दोस्त लोग रेड टर्बन पहने, क्या आप चाइना का है क्या? इतना औरत लोग रेड साड़ी पहने हैं, आप चाइना है क्या? क्या है क्या? और आपके दिमाग में माओ है क्या, या सिख गुरु है क्या? ये असम का चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं जब तक जिंदा हूं कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद नहीं होने देगा। मगर हम क्या चाह रहे हैं? ओबीसी, दलित, आदिवासी ये देश को बनाए से लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1000 साल ऐसा ही रहना होगा। क्या आप 1000 साल जिंदगी रहेंगे? 1000 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे क्या? ना, राहुल जी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए लोगों से मिलके पाद यात्रा करके, न्याय यात्रा करके लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये इंडिया पावर में आने के बाद ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के ट्राई करे तो तुम पावर में जाने के बाद, पावर से जाने के बाद हमारे साथ आके लड़ेगा क्या? मोदी जी कभी ओबीसी के लिए नहीं लड़ा, 1990 में उन्हें नहीं लड़ा। उसीलिए मुझे कुछ भी उसके ऊपर वो ये उसका बातों के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं है। उसीलिए वी हैव टू रिजॉल्व हियर, all of us here, that in every house we will keep a constitution in red color only. Red is our blood. Red is working class blood, Indian working class blood. It is not China's, it is not America's, it is Indian working class blood. मैं उसीलिए लास्ट बात बोल के छोड़ देता हूं। पंजाब का फार्मर्स के ऊपर मेरा रिस्पेक्ट इतना बड़ा हुआ, आप बीजेपी का फार्मर लॉस को हटा के उसको तोड़ के फेंक दिए। अगर यहां आप रिजॉल्व करके जाएंगे, 4 जून को बीजेपी का गवर्नमेंट को निकाल के बाहर फेंचेंगे। पूरा देश आपके ओर देख रहे हैं। 25 को वो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? थैंक यू। थैंक यू कांचा सर। और अब मैं जननायक श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि मन से संबोधित करें। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज उनके सम्मान में।
stage. स्टेज पे वरिष्ठ लोग, लीडर्स, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ा मैं लेट हो गया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। थोड़ा आपको कष्ट हुआ, मेरी गलती है, तो सॉरी। अभी आपने, मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि 2-3 अलग अलग डिबेट्स हुए थे 1947 में, उससे पहले, और उन्होंने हिंदुस्तान का फाउंडेशन बनाया था। और आपने कहा कि अब वही जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं उनको तोड़ा जा रहा है, परे करा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस है जो 1947 में शुरू हुई है। अब एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। So it is a document of transfer of power, it is a document of equality. तो मेरे लिए सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी है, यही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या मतलब? डिबेट चलती जाए, वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट में तो है ही नहीं। क्यों? अगर आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को देखें और पावर स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं वो हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, उसमें 90% की आवाज ही नहीं है। और मैं ये लाइटली नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको स्टडी किया है। तो 90% लोग नैरेटिव में है ही नहीं। आप मीडिया को देखिए, किसान के भी आपने कभी बात देखी है मीडिया में? कभी देखी है आपने?
बढ़ाई की देखी, मजदूर की देखी, नाई की देखी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बात देखी? नेवर। मतलब ऐसा चल रहा है कि ये 90% है ही नहीं। अब इसका आइडिया था कि ये जो 90% हैं ये डिबेट में शामिल हो, इनको डिबेट के औजार मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको पार्टिसिपेशन मिले। अब मान लीजिए यहां पे हम 10 लोग बैठे हैं और मैं माइक लिया हूं और मैं भाषण कर रहा हूं और उनको माइक ही नहीं मिलता है, तो डिबेट किस बात की हो रही है? तो मेरा कहना है डिबेट के लिए भागीदारी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आप इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। मैंने कल कहा उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, एकदम उनको पकड़ के 10 साल की जेल हो जाती है, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है, और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। तो और 2 भाषाएं चल रही हैं, 2 अलग अलग भाषा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा, एस्केप वेलोसिटी की बात की, याद है आपको? मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, सॉरी गलती, भारत में, जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर लगता है, मतलब शुरुआत से ही। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मीडिया वाले मित्र हैं, हाई फ्लायर्स हैं, उन्होंने उस भाषण को रिडिक्यूल किया।
और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। मैंने पता लगाया, सारे आंकड़े निकाल दिए मैंने। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब चौंक जाओगे। मीडिया में सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया ओनर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी नहीं है। एक नहीं है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं मिला। फिर एक मीडिया का ओनर था, जानता हूं उसको, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा मेरे लिए एक काम कीजिए, आप जाके पता लगाइए कि आपके न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट्स, ये बाकी लोग ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के कितने हैं? जवाब नहीं दिया मुझे, चुप, वापस नहीं आया। और ये हर लेवल पे हो रहा है। आपने अदानी जी की बात की। फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए। बिजली बिल कौन देता है? 90% देता है ना। तो पूरे का पूरे सिस्टम का यही काम है। जो 90% है उनके लिए 2-3 एवेन्यूज हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। रेलवेज है, उसको खत्म कर रहे हैं। आर्मी में आप रिस्पेक्टेबल
जॉब पा सकते थे उसको खत्म कर दिया, उसको मजदूर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। और फिर आप मनरेगा देखिए, 90% की वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। मजदूरों को देखिए, वहां 90% मिल जाएंगे। और मेरे लिए फ्रैंकली अब ये पॉलिटिकल बात नहीं रही है इसमें, मुझे मतलब ये अब पॉलिटिकल, मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं, मेरे लिए अब ये मिशन है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें और उसमें 90% की बात ही नहीं चल रही है, 90% को भागीदारी नहीं मिल रही है, तो ये कैसा भारत है? तो ये वही भारत है महाराजाओं वाला, पुराना वाला, राजा महाराजा वाला, जिसमें मतलब एक दो व्यक्ति पूरा का पूरा सब डिसीजन ले लेंगे, जिसकी जमीन हड़पनी है हड़प लेंगे, जो भी करना करेंगे, उसके खिलाफ तो हम लड़े, यही तो है वो। अब इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी और आरएसएस सोच रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, कि वो ये लड़ाई जीत गए, मगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली वो लड़ाई अभी हारने वाले हैं। और जितना ये इसको पीछे ले गए हैं, उससे 10 गुना ये आगे जाने वाला है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि ये 90% की फीलिंग है। और 90% कह रहा है कि भैया यहां पे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। अब मैंने एक सिंपल सी चीज कही है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सब डिसीजन छोड़ दीजिए। सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान सबका होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका रोल होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेशन सब कम्युनिटीज का होना चाहिए, मेडिकल सिस्टम में होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम में होना चाहिए, मिलिट्री सिस्टम में होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम में होना चाहिए, ये कहता है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये असेस करते हैं। 70-80 साल हो गए, सिंपल है, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले यह पता लगाना है किसकी कितनी आबादी है, जाति जनगणना, कि सचमुच में ओबीसी 50% है या 55 है या 60 है या 40 है, दलित 15 है या 20 है, आदिवासी कितना है, माइनॉरिटी कितना है, गरीब जनरल कास्ट कितना है, यह पता लगाना है सबसे पहले। दूसरी बात डीएनटी। दूसरी बात, जो हमारी सारी की सारी संस्थाएं हैं, जुडिशरी हो, प्रेस हो, मीडिया हो, सारी की सारी संस्थाएं, उसमें हमें एक सर्वे करना है कि 90% के पास इन संस्थाओं में कितना पावर है, कितनी भागीदारी है, और इन 90% के लोग कहां हैं, किस पोजीशन पे हैं और कितने हैं। हाँ, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे, कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कितना किसके हाथ में है, उसका कितना भाग दलितों के पास है, कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना भाग ओबीसी के पास है, कितना माइनॉरिटी के पास है, कितना गरीब जनरल कास्ट के पास है। और हमारी सरकार आएगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये 3 काम होंगे। और डायग्नोस्टिक के बाद
ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा कि देश की हालत क्या है, प्रगति, सच्ची प्रगति कितनी हुई है। देखिए, अगर आपने 1% लोगों को, हिंदुस्तान की प्रगति की बात होती है, अगर आपने 1% लोगों को हिंदुस्तान का 40% धन पकड़ा दिया, तो कौन सी प्रगति है? ये तो हम वापस महाराजा वाले सिस्टम में पहुंच गए। तो प्रगति के लिए सबसे जरूरी शब्द पावर शेयरिंग, भागीदारी है। एक और बड़ी फैशनेबल चीज चली है कि भाई मोदी जी बहुत कहते हैं हमने ओबीसी को, दलित को इज्जत दी। देखिए, इज्जत आप दे रहे हो, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें पावर शेयरिंग चाहिए। आप अपनी इज्जत रखिए, आप अपनी इज्जत रखिए। जिस दिन दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पावर शेयरिंग में जगह मिल गई, तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी, आपकी कोई जरूरत ही नहीं। तो ये आइडिया कि ऊपर से इज्जत दी जाएगी, अमीर लोग गरीबों को इज्जत देंगे, ना, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत रखिए, उठा के रखिए अपनी इज्जत, हमें नहीं चाहिए। हमें पावर शेयरिंग चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन में जगह चाहिए, और हमें डायग्नोसिस चाहिए कि ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आज ये सच्चाई है, 70 साल पहले वो सच्चाई थी, आज ये सच्चाई है, और सच्चाई के बल पर हम आगे जा पाएंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और ये आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको हम चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है, और जो छुएगा उसका मुकाबला हम सब करेंगे। ये और ये जो है ना किताब, ये एक और बात इसके बारे में कहना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि ये किताब इंडिपेंडेंस के टाइम बनी है, ये गलत है। ये किताब बहुत पहले बनी थी, इसको इस फॉन्ट में नहीं रखा गया था। मगर अगर आप गुरु नानक जी से बात करते तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे थे। अगर आप बुद्धा से बात करते तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। नारायण गुरु जी के बात कीजिए, बसवना से बात कीजिए, अंबेडकर जी से बात कीजिए, फूले जी से बात कीजिए, सब के सब बेसिक प्रिंसिपल्स इसी किताब के थे। तो हम 50 साल पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हजारों साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनका एक विजन है, मोदी जी का, आरएसएस का, उनका एक विजन है। वो कहते हैं कि उनका हजारों साल पुराना विजन है, हमारा भी विजन है, और हमारा भी विजन हजारों साल पुराना है, और ये लड़ाई हजारों साल से चल रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। एक्चुअली आप मुझे रास्ता देते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं अगर कहूं कि जो दलितों के दिल में फीलिंग आती है उसको मैं समझता हूं, वो गलत है। तो मेरा काम आपकी जो फीलिंग है उसको समझने का है, आपका जो दर्द है उसको समझने का है, और आपके साथ मिलकर
लड़ने का है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूं, ये इनको बात समझ नहीं आ रही है, बट जैसे वेव ऊपर बढ़ती 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 जाती है ना, फिर गिरती है। ये बीजेपी का अब अंत आ रहा है, ये अंत आ रहा है, ये गिरेगी अब। और हमारा काम, हम सबका काम सीरियसली एक विजन बनाने का है। अगले 10 साल का, अगले 20 साल का भारत के लिए 90% का भागीदारी का विजन बनाने का है। शांति से, प्यार से, बिना नफरत, बिना गुस्सा, कि भैया ये हमारा प्लान है, इससे हम हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस देश की प्रगति में, इस देश के फ्यूचर में हम शामिल कर सके। और ये लंबा रास्ता है, हम सब एक साथ इस पे चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर माफी मांगता हूं, थोड़ा लेट हो गया। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं गुरदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन प्लीज।